रेजोनेंस कौन सा लेक्चर है? 10। लास्ट में हम लोग क्या कर रहे थे? यस, उसमें एक केस तो ले लिए थे, इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, इफ नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड्स आर इवन, राइट? तो उस केस में किसके किसके बीच में डैम्स और रेजोनेंस नहीं होगा? फर्स्ट और लास्ट के बीच में रेजोनेंस नहीं होगा। वजह, फर्स्ट और लास्ट के बीच में कंजुगेशन बन ही नहीं पाएगा। इसका मतलब है कि सपोज कीजिए कि सिचुएशन है, हम लोग का केस फर्स्ट इसमें चल रहा था, इफ नंबर ऑफ continuous double bonds are even, something like this, CS2 double bond C double bond C double bond CS2। तो इस केस में A और A डिफरेंट टाइप ऑफ प्योर ऑर्बिटल से बन जाता है, राइट? ये मैंने प्रूफ किया था। इसका मतलब है कि बोथ पाई बॉन्ड्स आर प्लेनार या नॉन प्लेनार? बोथ पाई बॉन्ड्स आर नॉन प्लेनार। लिख लीजिएगा। तो इसमें रेजोनेंस नहीं होगा या पूरे मॉलिक्यूल में यहाँ से फर्स्ट और लास्ट तक रेजोनेंस नहीं होगा? रेजोनेंस होगा बट ओवर द मॉलिक्यूल नहीं होगा। मतलब पार्ट ऑफ द सिस्टम में रेजोनेंस हो सकता है, राइट? एनीवे, इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर ऑड, इफ नंबर ऑफ कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड, ओके स्टूडेंट, तो CS2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CS2 फर्स्ट और लास्ट रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि एकदम बिल्कुल सर कंजुगेशन पे सेट कर गया। डबल बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस होने के लिए उन दोनों के बीच कितना का गैप होना चाहिए? तो इसके बीच में कितना गैप है? 1 का गैप है, राइट? डबल बॉन्ड, नॉट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड 1 गैप, डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब ये है कि ये पहले से डिसाइड हो गया कि बोथ आर व्हाट? कंजुगेटेड एज वेल एज रेजोनेंस रिलेटेड, नहीं? और कोई भी दो पाई बॉन्ड, एक मिनट ध्यान से पहले समझिए, कोई भी दो पाई बॉन्ड अगर आपस में रेजोनेंस कर रहा है, इसका मतलब दो पाई बॉन्ड रेजोनेंस तभी करेगा व्हेन बोथ आर फॉर्म बाय सेम टाइप ऑफ प्योर ऑर्बिटल, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल। इसका मतलब अगर A बनेगा PZ से, तो ये भी किससे रहना चाहिए? PZ और PZ से। एग्री? तभी तो ऐसे हो पाएगा जो हम लोग ओवरलैपिंग का तरीका बना रहे थे, एक इस तरफ से और एक दूसरा इस तरफ से। क्लियर? इसका मतलब अगर मैंने बोल दिया है कि दिस पाई बॉन्ड फॉर्म बाय, दिस पाई बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ प्योर PZ एंड PZ, देन व्हाट अबाउट दिस पाई बॉन्ड? देन दिस पाई बॉन्ड आल्सो फॉर्म बाय PZ एंड PZ। इज इट क्लियर? और देखिए मैक्सिमम हम लोग का कोशिश क्या रहेगा? हम लोग का कोशिश रहेगा एज पॉसिबल एज रेजोनेंस करवा देना। वजह यह है
कि रेजोनेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के वजह से सिस्टम से मॉलिक्यूल से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, और किसी भी सिस्टम से एनर्जी रिलीज करेगा तो वो प्रोसेस के वजह से सिस्टम डीस्टेबलाइज होगा या स्टेबलाइज होगा? स्टेबलाइज होता है। एग्री? देखिए इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या है? sp2, बताइए तो। sp क्या है? ए क्या है? sp2। ओके स्टूडेंट, बोलिए। sp2 का मतलब 2p तो चला गया हाइब्रिडाइजेशन में, तो प्योर p एक बचा हुआ है, कौन सा लिखें? लेट इट इज pz, लेट इट इज व्हाट? pz। अब इसका हाइड्रोजन क्या है? sp। इसके पास 2 प्योर p है, और 2 प्योर p कौन सा? एक तो pz मानना ही पड़ेगा, और दूसरा क्या माने? py लेते हैं। दिस पाई बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ व्हाट? pz एंड pz। अब इसका भी ऑप्शन sp है, तो इसके पास भी 2 p है, उसमें से एक तो py होना ही पड़ेगा ना। उपाय क्या है? दूसरा क्या ले? तो दूसरा px भी ले सकते थे, और ए px लेते तो ये भी px हो जाता। लेकिन अगर इसका px लेते तो क्या ए पाई बॉन्ड आपस में ओवरलैप कर पाता? नहीं कर पाता। इसलिए हम लोग का कोशिश क्या रहेगा? रेजोनेंस का पहला क्राइटेरिया था ऑल एटम पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस मस्ट हैव एटलीस्ट वन सेम टाइप ऑफ प्योर पी और वाइटल। तो हम लोग किस कोशिश में लगे हुए हैं? किसी भी तरीके से जो भी एटम रेजोनेंस कर रहेगा सबका एटलीस्ट वन क्या रहना चाहिए? सेम टाइप ऑफ प्योर पी और वाइटल। तो हम लोग कोशिश करें किसी भी तरीके से सबके पास एटलीस्ट एक पीजेड, तो इसके पास भी क्या हो जाए? पीजेड, तो इसके पास भी क्या रहेगा? पीजेड रहेगा। एग्री ना? ऐसे उल्टा काम भी कर सकते होता ना कभी, नहीं जब इसके अगेंस्ट जाना है तो आपके अगेंस्ट जाने से फिर कुछ नहीं होगा। यहाँ पे पहले से ही डिसाइडेड है कि ये दोनों पाई बॉन्ड एक के गैप पे है तो रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस तभी होगा, कब होगा? जब जिस प्योर पी और वाइटल से ए बना है उसी प्योर पी और वाइटल से क्या बनाएगा? ए बनेगा। एग्री? तो आज के बाद इन केस ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड अगर ऑड रहेगा तो थ्रू आउट द मॉलिक्यूल रेजोनेंस होगा, फर्स्ट से लेकर कहाँ तक? लास्ट तक होगा। और फर्स्ट पाई बॉन्ड और लास्ट पाई बॉन्ड डिफरेंट टाइप ऑफ प्योर पी से बनेगा या सेम टाइप? इसका मतलब ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड, इफ दिस पाई बॉन्ड अलोंग जेड एक्सिस देन दिस पाई बॉन्ड ऑल्सो अलोंग जेड एक्सिस। इसका मतलब ए पाई बॉन्ड क्या रहेगा? नॉन प्लेनार या को प्लेनार? को प्लेनार रहेगा। एग्री? ऐसा ऑब्जेक्टिव आने वाला है, याद रहेगा? ठीक है, लिख लीजिए। चलिए देखिए, प्लेनरिटी इन केस ऑफ किमलिन। प्लेनरिटी इसके बारे में आप लोग खुद से लिख लेंगे ना। अगर 2-3 लाइन एक्सप्लेन करना रहेगा ऑड के लिए तो क्या कीजिएगा? इन केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड फर्स्ट पाई बॉन्ड एंड लास्ट पाई बॉन्ड फॉर्म बाय सेम टाइप ऑफ प्योर वाइटल। इट मीन्स बोथ पाई बॉन्ड्स आर कोप्लेनार। इट मीन्स बोथ आर ऑल्सो रेजोनेंस रिलेटेड। क्या रहेगा? ठीक है, इतना बात लिख लीजिएगा, थोड़ा जगह 2-3 लाइन में छोड़कर। एनीवे, यहाँ देखिए स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट,
देखिए ये मेरा है हथेली, एक प्लेन है, राइट। इसमें कोई भी एक पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया, कोई भी पॉइंट मैंने क्या किया, वेरिएबल नहीं, फिक्स। और इस प्लेन के रेस्पेक्ट में एक मार्कर सिमेट्रिकली एबव और दूसरा मार्कर सिमेट्रिकली बिलो। सिमेट्रिकली का मतलब जितना एंगल पे ऊपर रहेगा उतना ही एंगल पे क्या रहेगा, नीचे रहेगा। समझ पा रहे हैं। और तब जो मैंने पॉइंट फिक्स किया, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस और इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस डिफरेंट डिस्टेंस या सेम डिस्टेंस होना चाहिए। आपको क्या लगता है, सेम डिस्टेंस होना चाहिए? एग्री? जितना भी बात बोल रहे हैं सब पे क्वेश्चन एडिकेशन में, इसको ध्यान से समझते रहिएगा। कभी कभी लगता है ना कि पता नहीं ये सब आएगा कि नहीं आएगा, तो फर्स्ट चैप्टर बनाने के बाद ही पता चल जाएगा आएगा या नहीं आएगा। चलिए पहले इवन का लेते हैं। ये है प्योर क्यूमुलिन। एक मिक्स भी होता है कि कुछ दूर तक कंटिन्यूअस और फिर सिंगल बॉन्ड, समथिंग लाइक दिस, और फिर यहाँ पे CH2 CH2 CH3। तो ये प्योर क्यूमुलिन नहीं है, बस यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस है। बट ये मैंने क्या लिया, जानबूझकर प्योर क्यूमुलिन लिया, राइट, जिसका कॉमन नेम क्या था, एलिन, ALLENE। तो एक्चुअल में ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। और ये भी हम लोग सीखे हुए हैं कि किसी भी sp2 कार्बन से, ध्यान सुनिए, किसी भी sp2 कार्बन से डायरेक्टली जो अटैच रहता है वो कोप्लेनर रहता है। कैसा रहता है, कोप्लेनर, सेम प्लेन में। तो sp2 से जो अटैच रहेगा, तो sp2 कार्बन तो सेंटर में रहेगा और उसका वर्टिसेस को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा। क्या बनेगा? इज इट कंपल्सरी कि ट्रायंगल ऑलवेज ऐसे रहे? ट्रायंगल ऐसे भी तो हो सकता है, ट्रायंगल ऐसे भी रह सकता है, लेकिन ये तीनों पॉइंट जब भी रहेगा क्या रहेगा, वो प्लेन वर्टिकल प्लेन भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी हो सकता है। इज इट क्लियर? यहां देखिए, ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कितना एंगल पे है? 90 डिग्री भाई, नॉट 180। If this pi bond form along z axis, तो this pi bond form along y axis। मान के चलते हैं तो z axis और y axis 180 पे होता है या 90 डिग्री पे होता है। इसका मतलब ए पाई बॉन्ड ए पाई बॉन्ड एक दूसरे से कितना एंगल पे ओरिएंटेड है? 90 डिग्री पे ओरिएंटेड है, राइट। यहां देखिए, तो मान लेते हैं कि ये मेरा पाई बॉन्ड है। क्या है? एक पाई बॉन्ड ए और एक पाई बॉन्ड ए। इस कार्बन से अटैच दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ए और एक हाइड्रोजन ए है। एग्री? एक हाइड्रोजन ए है और एक हाइड्रोजन। दोनों पाई बॉन्ड का रहना तो था पैरेलल, लेकिन पैरेलल रहेगा या एक दूसरे से 90 डिग्री पर रहेगा? तो 90 डिग्री पर रहने के लिए क्या दोनों को घुमा दें या एक को कांस्टेंट रखें? तो एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को रोटेट करते हैं तो नहीं लगता है कि यहाँ के हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन ऊपर और नीचे चला गया? कहाँ चला जाएगा? ऊपर और नीचे। किसके रेस्पेक्ट में? किसके प्लेन के रेस्पेक्ट में? इस हाइड्रोजन के प्लेन के रेस्पेक्ट में हो जाता है। एग्री? दिस इज द रीजन कि यहाँ का हाइड्रोजन इस बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 स्टार दिया हूँ, इसका मतलब ये 2-3 जगह आएगा। ये आइसोमेरिज्म में भी आएगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। और वहाँ पे जब डील करूँगा इसका प्लेनेटरी का, तो एक लाइन में ख़त्म कर दूँगा कि रेजोनेंस में पढ़ाया हूँ, प्लेनेटरी देख कर आइएगा। ठीक है? तो अगर यहाँ फर्स्ट कार्बन का इससे अटैच 2 हाइड्रोजन अगर व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, तो इस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन व्हाइट बोर्ड के प्लेन में रहेगा या इस व्हाइट बोर्ड के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकली ऊपर और नीचे चला जाएगा? किस चीज़ को मेंटेन करने के लिए? दोनों पाई बॉन्ड को कितना डिग्री पे आने के लिए? 90 डिग्री पे आने के लिए। एग्री? और आज के बाद लास्टली रट जाएंगे। क्या रट जाएंगे?
अगर कंटिन्यूस डबल बॉन्ड अगर इवन रहेगा तो फर्स्ट और लास्ट कार्बन से अटैच जो ग्रुप रहेगा वो कोप्लेनार नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? इसका मतलब ये है कि यहाँ का दो हाइड्रोजन, अब एबव द प्लेन अब बिलो द प्लेन का मतलब क्या? ऐसे नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं सर? sp2 है तो अभी भी मुझे एंगल तो 180 ही करना पड़ेगा। तो ऐसे रहेगा या सिमेट्रिकली ऐसे रहेगा? ऐसे या सिमेट्रिकली ऐसे? एबव द प्लेन, कोई बात नहीं, उठा लीजिए। एक ऐसे रहेगा और दूसरा कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा, समथिंग लाइक दिस। आप लोग देख पा रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट? शुभांकर, ऐसे रहेगा, नहीं, नॉट लाइक दिस, ऐसे नहीं। कैसे? क्यों? एंगल को मेंटेन करने के लिए। और इसके बीच से क्या पास करेगा? मेरा व्हाइट बोर्ड क्या पास करेगा? तो एक ऐसे और एक ऐसे रहेगा। करेक्ट। और डॉटेड लाइन किसके लिए दिखाते हैं? बिलो। और बोल्ड लाइन किसके लिए दिखाते हैं? तो बोलिए, ये पूरा मॉलिक्यूल क्या प्लेनार? यह ऑब्जेक्टिव है था, ये नीट का ऑब्जेक्टिव बन गया। ये ओवरऑल मॉलिक्यूल प्लेनार या नॉन प्लेनार? नॉन प्लेनार। प्लेनार मॉलिक्यूल कब बोलेंगे? जब उस मॉलिक्यूल का ईच एंड एवरी एटम लाइज इन द सेम प्लेन। बट यहाँ पे ईच एंड एवरी एटम क्या सेम प्लेन में है? नहीं है। एग्री? किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। तो घर पे आप नोट कर लेंगे ना कि इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड, फर्स्ट और लास्ट डबल बॉन्ड क्या रहता है? पाई बॉन्ड 90 डिग्री पर रहता है। तो उस 90 डिग्री को ओरिएंटेशन को मेंटेन करने से क्या होता है? रोटेशन हो जाता है। तो यहाँ का हाइड्रोजन अगर व्हाइट बोर्ड में रहेगा तो इस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन व्हाइट बोर्ड में नहीं रहेगा। और अभी भी ये एंगल कितना रहेगा? 120। ये भी कितना रहेगा? एडिकेशन में क्वेश्चन नंबर 21 या 22 है। ठीक है, अगर आप लोग के पास डीकेसी है तो देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन है। चलिए मेरा ऑप्शन सुनिए। अब पहला ऑप्शन L1 ग्रेटर देन L2, दूसरा ऑप्शन L1 लेस देन L2, तीसरा ऑप्शन L1 इक्वल टू L2 और लास्ट ऑप्शन तो जानते ही हैं, इस केस में यही फिट बैठेगा। सेम होगा, इक्वल होगा, सी होगा। करेक्ट आंसर इज सी। देखने से कैसा लग रहा था, लेकिन एक्चुअल में ए और ए अभी जस्ट तो सिखाए थे कि मेरा एक हथेली प्लेन है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट को फिक्स कर दिया और सिमेट्रिकली ऊपर और सिमेट्रिकली नीचे। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस अलग डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस। तो इस हाइड्रोजन से इसका डिस्टेंस और इस हाइड्रोजन से इसका डिस्टेंस, व्हाइट बोर्ड में ऐसा लग रहा है कि डिस्टेंस ज़्यादा है, बट ये कैसे है? एसिमेट्रिकली ऊपर है, राइट। इस पॉइंट को ए पॉइंट मेरा इस प्लेन व्हाइट बोर्ड में है, तो इस फिक्स्ड पॉइंट से सिमेट्रिकली ऊपर और सिमेट्रिकली नीचे का डिस्टेंस डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम डिस्टेंस रहेगा। इज इट क्लियर? तो इतना डेप्थ का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो L1 लेस देन L2, L1 ग्रेटर देन L2 या L1 इक्वल टू L2, L1 इक्वल टू, अब तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा ना। तो यहाँ से दो बात सीख है। पहला, लिख लीजिए कंक्लूजन। इफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड आर इवन, then overall molecule is non-planar. Then overall molecule is non-planar. सेकेंड बात समझाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, डायग्राम इटसेल्फ आपको बता रहा है कि L1 इक्वल टू क्या है? L2 है। नॉन प्लेनार, प्लेनार या नॉन प्लेनार?
किसके वजह से हुआ? क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन अगर इन सब को यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर व्हाइट बोर्ड में है तो ये दोनों कहाँ रहेगा? एबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, करेक्ट? अब लिखिए, इफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड आर ऑड, इफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड आर ऑड, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, अब प्योर क्यूमलिन लिया हूं, प्योर का मतलब कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, इसके बाद बीच में सिंगल बॉन्ड स्टार्ट नहीं हुआ है। ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड नॉन प्लेनार या प्लेनार? ए पाई बॉन्ड अभी तो जस्ट तो कंक्लूड किए थे, क्या है? बोथ पाई बॉन्ड आर अलोंग द सेम एक्सिस, तो क्या इस पाई बॉन्ड और इस पाई बॉन्ड को मेंटेन करने के लिए क्या रोटेशन लेने का रिक्वायरमेंट है? दोनों का जो एंगल क्या है? 0 है। इसका मतलब कि जिस प्लेन में ए दोनों हाइड्रोजन रहेगा, सेम प्लेन में कौन रहेगा? ए हाइड्रोजन भी रहेगा। यहाँ का हाइड्रोजन क्यों सेम प्लेन में नहीं आया? क्योंकि सर दोनों पाई बॉन्ड के बीच में क्या करना था? 90 डिग्री का रोटेशन लेना था, बट यहाँ पे ऐसा रोटेशन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका तो समथिंग लाइक दिस कि अगर ये दोनों हाइड्रोजन है और ये पाई बॉन्ड है तो ये पाई बॉन्ड, फर्स्ट पाई बॉन्ड और लास्ट पाई बॉन्ड कैसे रहेगा? सेम प्लेन में रहेगा। और अगर ये दोनों हाइड्रोजन व्हाइट बोर्ड में है तो दोनों हाइड्रोजन भी कहाँ रहेगा? व्हाइट बोर्ड में ही रहेगा। एग्री? क्लियर ना? इसका मतलब पहला बात तो ये हो गया, ए ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन प्लेनार या प्लेनार? प्लेनार। एग्री? देखिए इन दोनों को लिए तो डाउट कर ही नहीं सकते हैं। यहां देखिएगा, एक मिनट, यहां पे कितना कार्बन? 4। ये चारों कार्बन कोलिनियर है। एग्री हैं या नहीं है? कोलिनियर समझते हैं, अलोंग द सेम लाइन। ये है sp, तो sp एटम्स का स्ट्रक्चर क्या होता है? ज्योमेट्री लीनियर, तो इससे अटैच दोनों कार्बन तो सेम लाइन। ये भी sp है, इससे अटैच दोनों क्या रहेगा? सेम लाइन। इसका मतलब चारों क्या है? इसलिए यहाँ पे प्लेनिटी के लिए कार्बन रिस्पॉन्सिबल था ही नहीं। लाइन अगर व्हाइट बोर्ड में है तो सर ये चारों कार्बन कहाँ रहेगा? व्हाइट बोर्ड में रहेगा। यहाँ पे किसके वजह से उल्टा हो रहा था? हाइड्रोजन के वजह से। बट यहाँ का 2 हाइड्रोजन अगर व्हाइट बोर्ड में है तो यहाँ का भी 2 हाइड्रोजन क्या रहेगा? व्हाइट बोर्ड में ही रहेगा। एग्री? पाई बॉन्ड के बीच में रोटेशन, पाई बॉन्ड के बीच रोटेशन नहीं होता था। 2 पाई बॉन्ड के बीच में वहाँ पे सिंगल बॉन्ड था। क्या था? तब रोटेशन हुआ था। डबल बॉन्ड के बाद अबाउट रोटेशन होगा क्या? विदाउट ब्रेकिंग। डबल बॉन्ड के अबाउट ओपन चेन में अगर रोटेशन लेना चाहते हैं तो बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है। इस चीज़ को भी मैं कहीं पे पढ़ाता हूँ। नहीं, वो बनने से पहले ही रोटेट कर गया था। वो तो आपको समझाने के लिए मैंने बोला कि ऐसे रोटेशन ले रहा है। वो प्रोसेस कब हो चुका था? बनने के बाद या बनने से पहले? पहले ही ऐसे रोटेशन ले चुका है। तो एक ऐसे बना है और दूसरा ऐसे बना है। इसको क्या बोलते हैं? बीम। क्या बोलते हैं? बीम बनाकर थोड़े रोटेट करेंगे। बनने से पहले रखेंगे ना कि एक बीम ऐसे है तो दूसरा बीम को, एक बीम जनरली अगर ऐसे है और दूसरा बीम का विड्थ कम है और इस पे रखना है, किस पे रखना है? इसी पे रखना है, तो ऐसे रखेंगे या बिल्कुल सेंटर ऑफ मास को कॉन्साइड करते हुए रखेंगे? अदरवाइज टॉर्क लग जाएगा, क्रैकिंग हो जाएगा। नहीं, दैट्स वाई एक काम क्या करेंगे? पहले ही कर लेंगे। बट एज ए टीचर क्या होता है, देखिए आप भी टीचर बनिएगा तो समझाने के लिए 10% 5% मिर्च मसाला मिलाना पड़ता है। जो चीज़ें टफ है आपके सामने प्रेजेंट करना है, तो मैंने बोला कि ऐसे रोटेशन लिया है। बट वो रोटेशन पाई बॉन्ड बनने के पहले या बाद में या पहले ही हो चुका है? पहले हो चुका है। चलिए बोलिए, यहाँ से पे 2 हाइड्रोजन रहेगा, उसको डॉटेड लाइन से दिखाएं या जिस सॉलिड लाइन से? ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आपका, ठीक है।
अब देखिए ए हाइड्रोजन ए हाइड्रोजन ए हाइड्रोजन ए हाइड्रोजन ऑल आर लाइज इन द व्हाइट बोर्ड, और चारों कार्बन तो व्हाइट बोर्ड में था ही, इसका मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो गया, कोप्लेनार। और चारों हाइड्रोजन के अगर पॉइंट को मिलाते हैं तो नहीं था, इट इज काइंड ऑफ रेक्टेंगल। क्या है, इट इज काइंड ऑफ रेक्टेंगल। वहां पे मिलाए थे तो रेक्टेंगल नहीं था, और रेक्टेंगल नहीं था। अब केयर किए थे, इससे पहले के एग्जाम्पल में जो हम लोग मिलाए थे, किसी को लग रहा होगा कि सर ये भी तो काइंड ऑफ रेक्टेंगल, ऐसा रेक्टेंगल आप देखे हैं क्या? ये कैसे रहेगा, एक ऊपर एक नीचे, ऐसा रेक्टेंगल तो इमेजिन नहीं कर सकते हैं। रेक्टेंगल का चारों पॉइंट क्या रहेगा, सेम प्लेन में रहेगा, डिफरेंट प्लेन में, सेम प्लेन में। एनीवे, अब बताइए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L1 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L2, तो क्या L1 इक्वल टू L2 है? L1 नॉट इक्वल टू L2, पहला बात तो ये सीख ली है। और L1 L2 में कौन बड़ा? L1 लेस देन L2, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया। यहाँ बोलिए, ए मॉलिक्यूल ओवरऑल प्लेनार या नॉन प्लेनार? पूरे मॉलिक्यूल में अगर एक भी sp3 कार्बन आ गया, कितना? तो sp3 का ज्योमेट्री ही तो होता है टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसा? 3 डायमेंशनल, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही देखिए, जिसको मैंने सर्किल कर दिया, इस पूरे मॉलिक्यूल का ए यूनिट क्या है? प्लेनार यूनिट है, राइट। बट ए पूरा मॉलिक्यूल नॉन प्लेनार है। वजह कौन बना? sp3 कार्बन, नहीं? करेक्ट, क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। sp3 CH3 आने से ही तो नॉन प्लेनार हो गया, राइट। अदरवाइज वहां पे CH3 की जगह पे H रहता तो क्या रहता? एक मिनट, सॉरी, इंक्लूडिंग C, sp2 कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच रहेगा वो भी क्या रहेगा? सेम प्लेन। चलिए, तो केस ऑफ पॉलिन्स में कितना केस? कंजुगेटेड, क्यूमुलेटेड एंड आइसोलेटेड। कंजुगेटेड में रेजोनेंस होगा, कंजुगेटेड में क्या होगा? रेजोनेंस में होगा। क्यूमुलेटेड में रेजोनेंस होगा, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन क्या सिचुएशन है, इवन है या ऑड है, उसमें एनालाइज कर लिए। फिर क्यूमुलेटेड में मैंने क्या देख लिया? कोप्लेनरिटी। क्या देखा? कोप्लेनरिटी। आइसोलेटेड में रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिस्टम ही आइसोलेटेड है, ना ही कंजुगेटेड है, ना ही क्यूमुलेटेड है। तो यहाँ तक था हम लोग का रेजोनेंस खत्म नहीं हुआ है। मतलब ये रेजोनेंस का था पॉलिन्स का केस। पॉलिन्स का मतलब पॉली प्लस इन, पॉली मतलब एक से ज़्यादा, इन का मतलब डबल बॉन्ड। अब लिखिए, हेडिंग बनाइए, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू रेजोनेंस। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ देखिए स्टूडेंट, इतना सा जगह में 10 इलेक्ट्रॉन, एकदम लेमन लैंग्वेज में, कितना सा जगह में? आप थोड़ा सा फ़ोटो बढ़िया लगाया कीजिए, ऐसा डराने वाला कोरोना का फ़ोटो लगा देते हैं, उसमें भी सुबह सुबह ऐसे ही लोग डरे हुए हैं, सुबह सुबह जूम पे
मैं देखा कि नीलांजन ज्वालन के हैं कोरोना का साथ, हम लोग कोरोना से भाग रहे हैं, कोरोना के पास आ रहे हैं। नहीं नहीं, किसी को कोरोना नहीं हुआ है, ऑल आर फिट एंड फाइन। ये सब भूल कर ही मत बोलिएगा। थोड़ा बहुत अगर सर्दी फीवर है तब भी बोल रहे हैं ठीक ठाक है। जाके क्या उस पी रहे हैं आजकल, एक लिक्विड डाबर का चल रहा है बहुत सारा कंपनी का, गिलो है, यस, उसी का तो मार्केट बूम पे है। कुछ नहीं है तो विटामिन सी खाते रहिए। कहने के लिए देखिए, सब कुछ होता है 2 दिन तक तो बहुत डिसिप्लिन, जैसे आप एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए ना, 2 दिन तक बहुत कीजिएगा, राइट, यस, लेकिन फिर भी अभी रहिए, सबको मतलब मुझसे भी डिस्टेंस बना के रखिए, आपस में भी डिस्टेंस बना के रखिए, और घर पे भी जाते हैं तो थोड़ा सा, अगर बाहर से जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा, ये मैं आप लोग के लिए बोल रहा हूँ, खुद के लिए तो पता नहीं है, लेकिन एज ए टीचर क्या बोलूँगा, यहाँ तो वही बात बोलना पड़ेगा जो आपके लिए सही है। अब मेरा बहुत सारा तरीका है ना, लाइफ हेक्टिक है, सुबह शाम तक काम कर रहे हैं, बट मैं भी केयर अभी थोड़ा बढ़ाया हूँ। एटलीस्ट इतना तो केयर कर ही लेते हैं कि सही से डिटॉल से हाथ धो लेना है, सैनिटाइज़र लगा लेना है, इतना कर लीजिए। बाकी भगवान पे बिलीव कीजिए, खाना खूब खाइए जमकर, इम्यूनिटी सिस्टम तो वही तो है। अब खाइएगा ही नहीं तो वायरस तो ऐसा ही अटैक कर देगा। नहीं, ये काम मैं भाई करता हूँ, मैं बाकी किसी चीज़ के लिए झगड़ा नहीं करता हूँ, इवन कि किसी भी टाइप का मिल जाएगा पहन लूँगा। खाना के लिए मेरा भयानक झगड़ा हो जाएगा। मतलब पता नहीं क्या है, मतलब वो बचपन से बर्दाश्त नहीं होता है। ये मेरा बड़ा इंटरनल मैटर है, और उसके पीछे की वजह है कि भाई काम किस लिए कर रहा हूँ। कमा किस लिए रहे हैं, खाने के लिए तो कमा रहे हैं, खाएंगे नहीं। मतलब वो जरिए कि मैं कभी कभी बैठ के एकदम निराश हो जाता हूँ, तो सोचता हूँ किस लिए कमा रहे हैं। अच्छा, तो लास्ट तो एक ही पॉइंट पे आता है, खाना बढ़िया होना चाहिए, या जो भी बढ़िया के मतलब नहीं है, दाल भात ही मिलेगा, 10 सब्जी नहीं चाहिए भाई, 1, बट ऑन टाइम, समय का भूख होता है, ये मेरे पिताजी बोलते हैं। और उसी टाइम पे जो मिलता है आप जमकर खा लीजिए, जो भी 3 टाइम ही खाइए, लेकिन मतलब ऐसा खाइए कि हेल्दी रह सके। आप लोग को तो ज़्यादा केयर करना पड़ेगा। आज के डेट में बच्चे को देखते हैं कि खाना ही नहीं खाना चाहते हैं, आपको नहीं क्या तो फ्रूटी पियेंगे। फ्रूटी या लेज चिप्स, या नहीं होता पिज़्ज़ा। बट उस आप लोग को पढ़ने वाला स्टूडेंट को जिस टाइम पे, सच बता रहा हूँ, इस टाइम पे कम से कम तो डेली 1/2 लीटर या 1 लीटर जितना बन पाता था दूध, डेली का रूटीन था। 1/2 लीटर तो मिनिमम पक्का। उसके पीछे की वजह है ना कि मुझे सुबह से शाम तक हीरो डब लगाना था, पढ़ना था। देखिए, एक मिनट, मैं उस इसलिए दिस इज द वजह कि मैंने उस कंट्रोवर्सी में मैं नहीं फंसने की कोशिश किया। सबका अपना कैपेसिटी है, इसलिए इस बात को मैं किसी को इम्पोज करने के लिए, मैंने क्या बोला, जो मिलता है उसको बाई हार्ट खा लीजिए अच्छे से। हर एक चीज़ में ऐसा नहीं है कि दूध में ही सारा विटामिन रहेगा, जो भी मिलता है, कुछ नहीं तो जाकर बिहारी मार्केट से पालक तो मिलेगा, उसका बना लीजिए। 5 मिनट में इतना हेल्दी फूड कैसे? पालक डाल दीजिए, 2 टमाटर डाल दीजिए, थोड़ा हरी मिर्च, थोड़ा सा मसाला, और सीटी लगा दीजिए, हो गया। 5 मिनट ही लगा ना। मतलब वो सब जब आप बैचलर लाइफ में कभी रहिएगा तब समझ में आ जाएगा कैसे कम टाइम में बढ़िया खाना कर सकते हैं। एनीवे, अब एक नया टॉपिक था, कहाँ पे ज़्यादा रिपल्सन? यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा और यहाँ पे रिपल्सन कम। तो रिपल्स अगर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ आते हैं तो रिपल्सन डिक्रीजेज,
तो जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं एट्रैक्शन इंक्रीजेज एनर्जी डिक्रीजेज, तो रिपल्सन के लिए क्या बोलते हैं रिपल्सन इंक्रीजेज एनर्जी इंक्रीजेज, तो उल्टा क्या था रिपल्सन डिक्रीजेज देन एनर्जी ऑल्सो। तो इसमें और इसमें किसका एनर्जी ज़्यादा रहेगा, इसका एनर्जी ज़्यादा रहेगा, इसका एनर्जी। तो यहाँ से अगर यहाँ तक आते हैं तो एनर्जी रिलीज करेगा, एग्री, एनर्जी क्या करेगा। और अगर यहाँ से यहाँ तक आने का प्रोसेस आपने कोई काम किया तो आपके नाम पे वो काम का नाम हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने का अगर प्रोसेस का नाम, यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं और ये सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं और वो प्रोसेस अगर रेजोनेंस है तो जो एनर्जी रिलीज हुआ उसका नाम क्या बोल देंगे, रेजोनेंस एनर्जी बोल देंगे। क्या बोल देंगे, रेजोनेंस एनर्जी। पहला पॉइंट तो हो गया। तो मैं इसको लिखवा दूंगा। तो एक्चुअल में रेजोनेंस में पहला काम यही होता है कि इलेक्ट्रॉन लोकलाइज रहता है या डी लोकलाइज रहता है, और ड्यू टू डी लोकलाइजेशन पाई क्लाउड कम जगह से ज़्यादा जगह में स्प्रेड कर जाता है। कितना जगह में, पाई क्लाउड अभी इतना जगह में है, बाद में फैल कर क्या हो जाएगा, बड़ा जगह में। तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन क्या हो गया, कम हो गया, एग्री। दूसरा काम क्या होता है कि अट्रैक्शन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, अट्रैक्शन। पहले समझ लीजिए फिर सिस्टमेटिकली आपको दिखा दूंगा, ठीक है। बोलिए स्टूडेंट, अगर रेजोनेंस नहीं होता, अभी आपको सबको पता है कि यहाँ पर रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, और ओनली वन साइड होगा या बोथ साइड होगा। अगर कुछ देर के लिए सोच लीजिए कि अगर रेजोनेंस नहीं होता तो ये पाई क्लाउड यहाँ पे पैक रहता और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पैक रहता। लेकिन अभी तो आपको पता है अगर रेजोनेंस नहीं होता तो ये पाई क्लाउड इन दोनों कार्बन के बीच में रहता और ये पाई क्लाउड इन दोनों कार्बन के बीच में रहता। लेकिन इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ऑलरेडी हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं, हाँ या ना। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड तो ये है, यह है ना। कितना इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, पाई, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ का 2 यहाँ का 2 4। अब वही 4 पाई इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल पे बादल की तरह ऐसे छा गया, नहीं। तो बोलिए यहाँ पे ज़्यादा जगह मिला पाई क्लाउड को या यहाँ पे ज़्यादा जगह, तो नहीं लगता कि यहाँ पे पाई क्लाउड ज़्यादा स्प्रेड कर गया पूरे मॉलिक्यूल पे। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे नहीं था, बट ड्यू टू यहाँ से यहाँ तक आ गया, ड्यू टू विच प्रोसेस, ड्यू टू रेजोनेंस का प्रोसेस। तो रेजोनेंस के वजह से एक मैं लिखवा दूंगा, लेट मी फिनिश। तो रेजोनेंस के वजह से इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज़्यादा हुआ या कम हो गया, कम हो गया। पहला बात, यहाँ का जो पाई इलेक्ट्रॉन था वो सिर्फ 2 कार्बन के न्यूक्लियस का एंजॉय कर रहा था। कितना, ये 2 कार्बन के बीच में फंसा हुआ था, बट ड्यू टू रेजोनेंस ये यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन सिर्फ यही 2 कार्बन के न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करेगा या सारे कार्बन के न्यूक्लियस के साथ। इसका मतलब एक साथ 2 बेनिफिट, कौन कौन सा, रिपल्सन भी कम हो रहा है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन भी ज़्यादा हो रहा है। और तीसरा बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये इलेक्ट्रॉन अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह पे अगर मूव कर रहा है तो डैम से उस पर कोई फोर्स लग रहा होगा। और अगर चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, एकदम डेप्थ का बात, अगर चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है तो वो हो गया एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। कौन सा, और एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रिलीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये किसका थ्योरी था, मैक्सवेल का। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह पे डीलोकलाइज हो रहा है, मैं टफ चीज़ों को बहुत आसान भाषा में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डीलोकलाइज होगा तो डैम से और किसी के इन्फ्लुएंस में होगा। तो ये तो स्टेटमेंट ही हो गया, एनी चार्ज पार्टिकल, एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रिलीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन फॉर्म ऑफ व्हाट, एनर्जी, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इस वजह से रेजोनेंस के वजह से क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल से क्या रिलीज होगा, एनर्जी। किसके वजह से, उसमें रेजोनेंस, उसके वजह से हुआ क्या, रिपल्सन कम हो गया, अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया। अब लिखना स्टार्ट कीजिए।
और तब सिस्टमेटिकली डायग्राम बनाएंगे। इस डायग्राम को छोड़ सकते हैं, मैं फिर से ड्रॉ करूँगा। लिखिए, रेजोनेंस इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, रेजोनेंस इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल at the cost of delocalization of pi electron, at the cost of delocalization of pi electron, comma, due to delocalization inter-pi electronic repulsion decreases, inter-pi electronic repulsion decreases, as well as pi electron nucleus attraction increases, as well as pi electron, उसके बाद डैश दे दीजिएगा, पाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन इंक्रीजेज। उस लाइन को छोड़ दीजिए। इन अदर वर्ड्स फॉर दिस रीजन, इन अदर वर्ड्स फॉर दिस रीजन, इन अदर वर्ड्स फॉर दिस रीजन, जो अभी बोला मैंने, potential energy of molecule decreases by resonance, potential energy of molecule decreases by resonance, तो आप बोलिए किसके वजह से, ध्यान सुनिएगा, यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसका कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, मैं डायरेक्ट लिख दूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, राइट? बोलिए, इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? ए। और उसके बाद बी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू, इसका मतलब ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी। ए हो गया स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट? आर एस, स्टेबिलिटी ऑफ आर एस। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, ऑनलाइन का स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ये रहेगा। बोलिए, विच वन इज द रियल कॉन्सेप्ट एंड विच वन आर द इमेजिनरी कॉन्सेप्ट? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इमेजिनरी होता है, रियल कौन होता है? विच कंटेन कैरेक्टर ऑफ ऑल आर एस। तो रियल में कौन है? तो अब बताइए, इस आर एच में और इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल? इसमें और इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल? ए। रेजोनेंस हाइब्रिड ही तो रियल है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, राइट? यहाँ पे ये देखिए, अगर रेजोनेंस नहीं होता, ये अपना ये बन कर रहता, रेजोनेंस करने की वजह से इसने क्या किया? एनर्जी रिलीज किया, और उस एनर्जी रिलीज करके क्या फॉर्म किया? आर एच फॉर्म किया है। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। एक इमेजिनरी है जिसको आप, इमेजिनरी है, और एक रियल में आपके सामने है, और तब पूछ रहे हैं कौन ज़्यादा स्टेबल है? जिसका एग्जिस्टेंस ज़्यादा है, राइट? इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही आएंगे, या बाय वे ऑफ रिलीजिंग रेजोनेंस एनर्जी, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए क्या रिलीज करना पड़ेगा? रेजोनेंस एनर्जी, तभी तो आप आएंगे। ये पूरा प्रोसेस करने के बाद आपने यहाँ तक आया, पर इस पूरा प्रोसेस को करने में क्या रिलीज हो जाएगा? सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। तो बताइए, इसमें
अगर रेजोनेंस नहीं होता तो ए अपना रियल में यही एग्जिस्ट करता, बट रेजोनेंस होने की वजह से क्या एग्जिस्ट हो रहा हुआ है, आर एच। तो ये तो सिंपल सा बात है कि किसी भी सिस्टम, एक मिनट, किसी भी सिस्टम का कोई भी आर एस और उसी सिस्टम का आर एच में कौन स्टेबल रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। रेजोनेंस हाइब्रिड वो बना कैसे है, वो तो एनर्जी रिलीज करके ही बना है। क्या हुआ है, बाय वे ऑफ रिलीजिंग रेजोनेंस का प्रोसेस, रेजोनेंस होने की वजह से वो आर एच बना। तो रेजोनेंस का प्रोसेस होने में क्या रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। इज इट क्लियर? इसलिए पहला डायग्राम तो आपको जो मैंने यहाँ पे लिखवाया था, 2 लाइन लिखवाया, उसको समझने का तरीका ये था कि ये मेरा है किसका, आर एस फर्स्ट का स्ट्रक्चर, और एक इसका स्ट्रक्चर है आर एच का जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है ए, उसी के से कंपेयर मैं कर रहा हूँ किसका, आर एच का। तो जब यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन कम हो गया है, वजह इलेक्ट्रॉन के लिए जगह ज़्यादा हो गया, रिपल्सन डिक्रीज है, राइट। प्लस यहाँ का इलेक्ट्रॉन 2 कार्बन का, भी यहाँ का इलेक्ट्रॉन सारे कार्बन का एंजॉय करेगा। तो एट न्यूक्लियस और एट इलेक्ट्रॉन का, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया। एग्री ना? इसका मतलब यहाँ देखिए, एनर्जी प्रोफाइल पे अगर दिखाना हो तो ए में और आर एच में किसको ऊपर रखा जाए, ए को ऊपर रखेंगे। और एक्चुअल में इसके बीच का जो डिफरेंस रहेगा, किसके किसके बीच का डिफरेंस, मोस्ट स्टेबल आर एस, कौन सा, एक कन्वेंशन है मोस्ट स्टेबल। तो सर मोस्ट स्टेबल को ही क्यों देख रहे हैं, तो एक्चुअली सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो उसी का था, पूरे मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेटिव कौन रहता है, वही रहता है। तो इसके मोस्ट स्टेबल मैं लिखवा दूंगा लैंग्वेज में, फार्मूला टाइप में। तो मोस्ट स्टेबल आर एस और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच का जो एनर्जी गैप है, राइट, तो वो एक्चुअली किस फॉर्म में रिलीज हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि एक गैप ज़्यादा, यहाँ देखिए, एक गैप अगर ज़्यादा रहेगा मतलब क्या ज़्यादा रहेगा, रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा रहेगा। क्या ज़्यादा रहेगा, और रेजोनेंस एनर्जी अगर ज़्यादा रहेगा तो ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, नीचे आएगा। और ये अगर नीचे आएगा मतलब इसका स्टेबिलिटी, इसका मतलब रेजोनेंस एनर्जी और स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मतलब आर एच, रियल में वही एग्जिस्ट करता है, इन्वर्सली या डायरेक्टली, डायरेक्टली। एग्री? तो रेजोनेंस एनर्जी का पहला फार्मूला मेरे तरफ से क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल आर एस माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आर एच, लिख लीजिए। मोस्ट स्टेबल आर एस, चलिए। तो रेजोनेंस एनर्जी और स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल में क्या रिलेशन रहेगा, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल।
और रेजोनेंस एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जब भी मैं बोलता हूँ इसका मतलब मैं रियल स्ट्रक्चर का बोल रहा हूँ, और रियल में कौन एग्जिस्ट करता है? RH। तो रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कम, ये और नीचे आ जाएगा ना। देख तो सही है, एग्री? रेजोनेंस इसको बॉक्स में कर लीजिए। बोले जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो किसके वजह से रिलीज हो रहा है? ड्यू टू प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस। तो जो वजह बना हुआ है वो वजह ज़्यादा तो वैल्यू ज़्यादा। इसका मतलब है कि रेजोनेंस मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। बोल सकते हैं रेजोनेंस के वजह से एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो रेजोनेंस ज़्यादा होगा तो बोलिए भाई एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा, और रेजोनेंस कम होगा तो कम। लिखिए एक लाइन स्टार देके, मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, ये मेरा मेन हेडिंग बन रहा है, हेडिंग बनाइए मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, अब नीचे लिखिए फार्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। सब पे आएंगे, वेट फॉर राइट टाइम। अभी तो हेडिंग बनाए ना, हेडिंग क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ, उसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा, उसके अंदर बहुत डेप्थ है। मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। मतलब जहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा? अब देखना है कि रेजोनेंस क्यों और कैसे ज़्यादा होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान सा एग्जाम्पल लेता हूँ। दुनिया में इससे आसान एग्जाम्पल नहीं देखे होंगे। ए और बी, एक क्वेश्चन है नीलांजन से, राइट? आप खुद बताइए इसमें और इसमें किसमें रेजोनेंस एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा रहेगा और क्यों ज़्यादा रहेगा? अब एक मैं छोटा सा एक मिनट लेट मी फिनिश। सबसे पहला बात यह है कि रेजोनेंस में एनर्जी रिलीज कौन करता है? बोले इलेक्ट्रॉन। कौन रिलीज करता है? डीलोकलाइज कौन हो रहा है? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? तो मैक्सवेल के थ्योरी के अकॉर्डिंग एनी क्या है? एक्सलेटेड चार्ज पार्टिकल रिलीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ध्यान से एकदम बातों को दिमाग में बैठाते रहिएगा। तो रिलीज कर रहा है, पहले ध्यान से सुन लीजिए, बाद में AC का हवा खाइए और नहीं खाइए, और अगर थोड़ा ठंडा लगता है तो आगे पीछे हो जाइएगा। कितना मेरा माइंड को डाइवर्ट कीजिएगा। पढ़ाए गए टाइम पे आप लोग मुझे नहीं देख पा रहे हैं। मैं खुद के लिए कभी नहीं जाऊंगा बाहर, ठंडा लग रहा है गर्म लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आइएगा ना तो इतना ना ज़्यादा एक्टिव रहता है। यहाँ पे तो बिल्कुल प्रेस्टीज का बात बना रहता है। माइंड नहीं रुकना चाहिए और मार्कर नहीं रुकना चाहिए। बाकी 2 घंटा के बाद ठंडा या गर्म हवा खा लेंगे। चलिए यहाँ देखिए। तो एक्चुअल में रिलीज कौन कर रहा है एनर्जी? इलेक्ट्रॉन। तो कॉमन सेंस की बात है कि इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा तो एनर्जी कम रिलीज करेगा या ज़्यादा रिलीज करेगा? किसी रेजोनेंस के प्रोसेस में 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, कितना? और दूसरे सिस्टम में 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है रेजोनेंस में। तो कहाँ पे एनर्जी ज़्यादा रिलीज होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है 6। क्यों? क्योंकि थ्योरी तो यही था
कि एक्चुअली रेजोनेंस में एनर्जी रिलीज कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो किसी रेजोनेंस, किसी मॉलिक्यूल में 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, रेजोनेंस कर रहा है, और किसी में 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे पहले इस बात का केयर कर लेते हैं, यहाँ पे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस? 4 ही है। दो, 1 लोन पेयर 1 पाई बॉन्ड। इसके तो सर इसके पास 2 लोन पेयर है, तो होता है ना हाथी के दांत दिखाने कुछ और, खाने का कुछ और। 2 है, 2 लोन पेयर है, बट क्या दोनों यहाँ पे रेजोनेंस करेगा या करेगा एक? तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हाउ मेनी सिस्टम इन्वॉल्व इन रेजोनेंस? सर 1 लोन पेयर एंड 1 पाई बॉन्ड, टोटल मिला के हो गया 4। यहाँ पे 4 ही होगा, तो ये बात तो कॉमन है। तब क्या देखेंगे? तो व्हेन कंपैरिजन इन द सेम पीरियड, याद होगा आप लोग को, राइट? व्हेन कंपैरिजन इन द देन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेम पीरियड में कौन सा फोर्स ड्राइविंग फोर्स? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ये बात तो कॉमन बात ना इधर का। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका लोन पेयर डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस ज़्यादा है? तो सिंपल सा बात है, तो इसका लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा है, तो यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा होगा, और यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा होगा तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा रिलीज करेगा। एग्री? समझे? बट पहले मैंने क्या देखा? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर सब मिलाकर। मतलब मैं एकदम इजीएस्ट वे में इसको प्रेजेंट करना चाहा। आप लोग को समझ, एनीवन जिनको नहीं समझ में आया है, ऑफलाइन या ऑनलाइन के बच्चे? ऑनलाइन में क्या 2 ही 3 ज्वाइन किए हुए हैं? अच्छा 19 है, 90 या 19? चलिए, बी ग्रेटर देन ए रेजोनेंस एनर्जी एक्सप्लेन कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे क्या सोचा। यस, पहले देखेंगे नंबर ऑफ कंजुगेशन। क्या देखेंगे? नंबर ऑफ कंजुगेशन। तो उसका मैं एक प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाऊंगा, ठीक है? जस्ट मैं इसको, इन दोनों में कॉमन बात क्या था? यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। कॉमन बात पहले देख लेंगे। कॉमन था 1 लोन पेयर 1 पाई बॉन्ड, 1 लोन पेयर। अनकॉमन बात क्या था? ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो किसका लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा? इसका। लेकिन हाँ, पहले क्या देखना है? नंबर ऑफ कंजुगेशन। क्या देखना है? नंबर ऑफ कंजुगेशन, ठीक है? किसका? नहीं, अल्टीमेटली क्या देखना है थोड़ा देर के बाद मैं बता दूंगा। अल्टीमेटली देखना है इक्विवेलेंसी। क्या देखना है? इक्विवेलेंसी। एग्री? बट थोड़ा सा वेट फॉर राइट टाइम। चलिए, यहां देखिए स्टूडेंट, जस्ट ऐसे ही मैं जानना चाहा, यहां से यहां तक रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस? 6। कितना? हर एग्जाम्पल में कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे उस एग्जाम्पल मैंने क्या सिखाया, राइट? यहाँ पे क्या देख रहे थे? लोन पेयर डोनेटिंग पावर। यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? यहाँ देखिए, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रेजोनेंस? टोटल कितना? ये नहीं है रेजोनेंस में, आगे या पीछे है तो 2, 2, 4, 2, 6। दोनों में कॉमन बात क्या? सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन। अनकॉमन बात क्या है? यहाँ पे एट ए टाइम एक साथ एक लाइन में एक फ्लो में चल रहा है, राइट? इसके साथ, इस पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये भी कंजुगेटेड है, ये भी रेजोनेंस में है, राइट? यहाँ पे तीनों पाई बॉन्ड एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में है, रेजोनेंस में है।
बट यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे एट ए टाइम 6 का 6 इन्वॉल्व है, बट यहाँ पे एट ए टाइम कितना इन्वॉल्व है? ये दोनों आपस में करेगा तो उस टाइम पे इसको क्या करना पड़ेगा? विश्राम, रेस्ट, राइट। इसका मतलब है यहाँ पे 6 तो है बट एट ए टाइम कितना इन्वॉल्व है? 4। इसको बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन। कौन सा कंजुगेशन? इसका मतलब इफ नंबर ऑफ, एक मिनट, लेट मी फिनिश। इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर सेम देन क्रॉस कंजुगेशन इंक्रीजेज या डिक्रीजेज द रेजोनेंस एनर्जी। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है ना, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, लेकिन अगर क्रॉस कंजुगेशन हो गया तो क्रॉस कंजुगेशन में किसी को एक को क्या करना पड़ेगा? रेस्ट में रहना पड़ेगा। इसका मतलब मैं यहाँ से क्या सिखाने की कोशिश किया? क्रॉस कंजुगेशन का स्ट्रेट कंजुगेशन के साथ कंपेयर करेंगे, जहाँ पे क्या कॉमन है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इक्वल है, तो क्रॉस कंजुगेशन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज कर देता है? डिक्रीज। वजह क्या है कि सर एक एट ए टाइम सब एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व नहीं है। समझे नहीं समझे? देखिए एक लाइन एग्जाम्पल लिखिए। इस एग्जाम्पल में क्या सिखाने की कोशिश किया? स्ट्रेट कंजुगेशन एंड क्रॉस कंजुगेशन, राइट। इस एग्जाम्पल के नीचे नोट करके लिखिए। इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर इक्वल, इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर इक्वल then cross conjugation decreases the resonance energy। चलिए यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल? आपको पढ़ा चुके हैं हाउ टू कंपेयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कोई भी एक पॉइंट जिससे आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये ज़्यादा स्टेबल है कम स्टेबल? कोई भी आपके पास, ये दोनों इक्वल आरएस नहीं है, आरएस तो डिफरेंट है बट स्टेबिलिटी वाइज, इसका मतलब A इक्वल टू B। एक मिनट, तो आज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि आज के बाद कोई भी वैसा स्ट्रक्चर जिसमें सारा आरएस का स्टेबिलिटी इक्वल हो, क्या हो, तो उसको आज के बाद बोलेंगे 100% इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? 100% इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग। इक्वल तो बोलेंगे ही नहीं, ये दोनों इक्वल आरएस है या डिफरेंट आरएस है? तो कैसे हम लोग बोलते थे? एक होता है कौन सा ट्रायंगल जिसमें कि एकदम साइड भी इक्वल हो और एंगल भी इक्वल हो? दो ट्रायंगल का, सही सही। इट इज हैप्पीएस्ट मोमेंट, राइट? यस। कौन सा था? मैं भी नहीं बोल पा रहा हूँ इसलिए मैं इनसे पूछा। कॉन्करेंट, कॉन्ग्रुएंट, ओके। और एक उसमें क्या हुआ, एकदम बिल्कुल दो ट्रायंगल का साइड का लेंथ भी इक्वल रहेगा और एंगल भी इक्वल रहेगा। लेकिन दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल भी तो होता है। प्रोटोटाइप कैसे बड़ा कार बनाने से पहले कंप्यूटर पे छोटा कार दिखाते हैं, वैसे ही तो वो हो गया सिमिलर, इक्वल नहीं। तो वैसे ही हम लोग एक क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे इक्वल तो बोल नहीं सकते हैं,
बट इक्विवेलेंट तो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तो आज के बाद वैसा सिचुएशन, वैसा सिस्टम जिसका हर आर एस का स्टेबिलिटी सेम हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे 100% इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? लिख लीजिए एक लाइन। इफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑल आर एस आर इक्वल, नोट करके लिखिएगा, इफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑल आर एस आर इक्वल then these are called 100% equivalent resonating structure. Then these are called 100% equivalent resonating structure. बताइए रेजोनेंस हाइब्रिड में किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा? जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, जिसका स्टेबिलिटी, बट जहाँ पे 100% इक्वलेंसी हो, 100% इक्वलेंट हो, तो उस केस में RH में किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा? सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन रहेगा, राइट? सबका क्या रहेगा? इसका मतलब इन केस ऑफ 100% इक्वलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच RS इन RH आर डिफरेंट या इक्वल। ये दूसरा लाइन ये होगा, इन केस ऑफ 100% इक्वलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, in case of 100% equivalent resonating structure, contribution of all RS in RH are equal. Contribution of all RS in RH are equal. हो गया? बोलिए। एक मिनट यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा, इसमें कितना आर एस? दो ना, दो ही आर एस रहेगा। और इसका आर एच ए रहेगा और डेल माइनस और दो डेल माइनस मिलकर क्या बन जाएगा बोले तो इसका इसमें कितना कंट्रीब्यूशन? इसका कितना परसेंट? इसका कितना? 50%। एग्री? समझ में आ गया? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक कौन सा आयन है? कार्बन आयन या कार्बोनेट? ड्रॉ ऑल आर एस फर्स्ट। कितना आर एस होगा और सबका स्टेबिलिटी के बीच में क्या डिफरेंस है? चलिए मैं कार्बोनेट का तो स्ट्रक्चर आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता है तो यहाँ देख लीजिए। कार्बोनेट में एक रहता है सी डबल बॉन्ड हो और दो ऑक्सीजन पे निगेटिव और निगेटिव रहता है। ड्रॉ ऑल आर एस। रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? होगा, ऑब्वियसली होगा। इसके बीच में होगा। और तब तक करते रहना है जब तक कि नया मिलते रहे, राइट? और कुछ नया आरएस मिलने का चांस है? तीनों जगह पाई बॉन्ड आ चुका, अब फोर्थ जगह तो आएगा नहीं। इसमें किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा? हाउ टू कंपेयर द आर एस, स्टेबिलिटी ऑफ आर एस में कोई भी एक पॉइंट है जिसे आप डिफरेंस दिखा सकते हैं। इसका मतलब दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ व्हाट? 100% इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सिस्टम है, राइट? तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा?
डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस, और ये तीनों डेल माइनस मिलाकर कितना माइनस? 2 माइनस ना, 2 यूनिट राइट। बोलिए, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच आर एस इन आर एच, वेरी गुड, इक्वल। मैंने इसलिए मैं बोला था 50-50 नहीं बोला था, क्या बोला था? इक्वल कंट्रीब्यूशन। तो 3 मिलकर 100 होना है, तो सबका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? इसका भी कितना रहेगा? 33.33%। इसका भी कितना रहेगा? इसका भी 33.33%। एग्री? ड्रॉ ऑल आर एस। कौन सा आयन? अच्छा, ये बोल रहे हैं फास्फोरस, ऑक्सीजन और 3 माइनस फॉस्फेट। कौन सा आयन? फॉस्फेट आयन। कौन सबसे फास्ट ड्रॉ करते हैं आरएस? और मैं ये भी देख रहा हूँ कि इनका पेन बहुत धीरे धीरे चल रहा है। ये भी देख रहा हूँ कि इनका बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट का तो बिल्कुल ऑनेस्टी पे है। बनाना पड़ेगा, दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ये सोच रहे हैं सब कुछ बिल्कुल सजा के दिया जाए, नहीं तो बिल्कुल स्ट्रक्चर। ये तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। मैं पढ़ाऊँगा इसको फास्फोरस, राइट। अब प्लस 1 मिनट, ये सब बहुत कॉमन है। आज के क्लास के बाद याद रखिएगा, अगर नहीं भेज पाया 99% चांस तक मैं भेजूँगा। एच बॉन्डिंग आज ख़त्म किया हूँ, इन सब का ऑक्सी एसिड का कलेक्शन भेजूँगा, उसको लिख लीजिएगा। केमिकल बॉन्डिंग के एच बॉन्डिंग के बाद ही किसका किसका, सल्फ़र का, फास्फोरस का, इन सब का जितना भी ऑक्सी एसिड पॉसिबल है, नाइट्रोजन का, क्लोरीन का, सबका आपको स्ट्रक्चर आज भेजूँगा। उस स्ट्रक्चर को, एक स्ट्रक्चर को 3-3 बार लिखना है। अब सल्फ्यूरिक एसिड आपको याद रहेगा, बट कारो एसिड याद नहीं रहेगा, या दूसरा और भी एसिड याद नहीं रहेगा, तो उसको लिख लेना है। ओके, और ये सब इतना बार रिपीट होगा कि यूज टू हो जाइएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेट। वेरी गुड, 4RS। और नया मिलने का चांस है? इन सब का अगर आपस में कंपेयर करते हैं तो ऑल हैविंग सेम एसिडिटी, क्योंकि आपके पास कोई भी एक सिंगल पॉइंट नहीं है। और प्लस ये भी सीख लिए कि रेजोनेंस सिर्फ क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा या इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी हो सकता है, जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो यहाँ पे टोटल आरएस कितना? 4, और सबका स्टेबिलिटी सेम। तो दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ व्हाट? 100% इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड में सबका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 25 हो जाएगा। नहीं, अरे इसी से रिलेटेड एडवांस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसको राइट टाइम अभी नहीं है, बाद में लूँगा। मतलब एक ही क्वेश्चन सेट करना जिसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों आ जाए, ये बढ़िया एग्जाम्पल रहेगा, राइट। और डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस, चारों डेल माइनस को मिलाकर कितना माइनस? 1 माइनस, या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज 3 माइनस। ओके, यहाँ तक हो गया।
अच्छा स्टूडेंट, रेजोनेंस में ए एरो यूज करते हैं नहीं? इस एरो का क्या मतलब है? सिर्फ ए से बी में जाना, बी से ए में जाना, या दोनों? दोनों होना चाहिए, राइट? ये सिर्फ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? ये दो घर है जिसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लेवल रूफ का सेम है, तो सेम हाइट का, एग्री? और गैप इतना है जितना में हम लोग छलांग लगा सकते हैं। हम लोग क्या है? इलेक्ट्रॉन। वी आर व्हाट? यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ करना है, एग्री? तो इसमें और इसमें, इसके टॉप लेवल में किसका एनर्जी ज़्यादा? सेम। तो दोनों का स्टेबिलिटी भी सेम, एनर्जी सेम, तो स्टेबिलिटी क्या? सेम। एक सिस्टम ए है, और एक सिचुएशन ए है। ए है सिस्टम बी और ए है सिस्टम ए। सर, इसमें यहाँ से यहाँ तक आने का और फिर यहाँ से यहाँ तक जाने का, मतलब इस घर से इस घर में और इस घर से इस घर में कहाँ से कहाँ जाने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा? इक्वल रहेगा। क्या रहेगा? अब इसका मतलब सर दोनों का इक्वल है टेंडेंसी, क्योंकि एनर्जी लेवल क्या है? सेम है, राइट? बट इस केस में यहाँ से यहाँ तो आएगा, बट यहाँ से यहाँ तक जाने का टेंडेंसी कम रहेगा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं सर ए से बी अगर ऐसा सिचुएशन है और ये अगर ज़्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है, तो यहाँ से आने का टेंडेंसी रहेगा, बट यहाँ से आने का टेंडेंसी कम हो जाएगा। और ज़्यादा रेजोनेंस होने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों का एक दूसरे में कन्वर्ट होने का टेंडेंसी इक्वल होना चाहिए, राइट? उसी को आगे चलकर एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बना देंगे। रेजोनेंस एनर्जी मैक्सिमम होता है जहाँ पे सिस्टम क्या हो? इक्विवेलेंट। क्या हो? 100% इक्विवेलेंट हो। बट ये सिस्टम, ये क्या सिचुएशन है 100% इक्विवेलेंट का? बट ये क्या 100% इक्विवेलेंट है? क्यों नहीं है सर? इसमें सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के बीच में स्टेबिलिटी का डिफरेंस हो गया। क्या हो गया? स्टेबिलिटी का डिफरेंस। अब एक एग्जाम्पल और भी है आपके सामने। यह है सी, सिस्टम सी। बी और सी में कंपेयर करेंगे, किसमें एक दूसरे में कन्वर्ट होने का टेंडेंसी ज़्यादा? बी में ज़्यादा, 80 में बजा। सर इसमें इन दोनों के बीच में और भी स्टेबिलिटी का डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है, तो स्टेबिलिटी का डिफरेंस ज़्यादा रहेगा तो एक दूसरे में कन्वर्ट होने का टेंडेंसी कम दिखेगा, और एक दूसरे में कन्वर्ट होने का टेंडेंसी कम है मतलब रेजोनेंस कम हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे में कन्वर्ट होने से ही तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब स्टेबिलिटी का डिफरेंस ज़्यादा किसके बीच में? आर एस के बीच में। किसके बीच में? तो रेजोनेंस होने का चांस कम, और स्टेबिलिटी का डिफरेंस कम तो रेजोनेंस ज़्यादा। इसका मतलब स्टेबिलिटी का डिफरेंस बिटवीन द आर एस एंड रेजोनेंस एनर्जी क्या रहेगा? इन्वर्सली या डायरेक्टली? कुछ भी। स्टेबिलिटी का डिफरेंस ज़्यादा तो रेजोनेंस एनर्जी कम। तो एक का ज़्यादा बोल रहे हैं, दूसरा कम बोल रहे हैं, इसको डायरेक्टली बोलते हैं या इन्वर्सली बोलते हैं? इन्वर्सली। और स्टेबिलिटी का डिफरेंस 0, देन रेजोनेंस एनर्जी क्या? मैक्सिमम। क्या बोलेंगे? मैक्सिमम बोलेंगे, राइट? तो एक किसका केस हो गया? देखिए बहुत आसान सा एग्जांपल लेके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं समझ रहा हूँ, तो आप लोग के साथ कोशिश कर रहे होंगे समझने का। तो एक्चुअल में इस एक सिस्टम क्या है?
बोलिए मेरे साथ 100% इक्विवेलेंट। बट एक सिस्टम क्या 100% इक्विवेलेंट है? ए सिस्टम 100% इक्विवेलेंट है, लेकिन ए और ए 100% इक्विवेलेंट नहीं है। बट फिर भी इसमें एक टर्म यूज करते हैं इक्विवेलेंसी। क्या? किस में इक्विवेलेंसी ज़्यादा है? अब समझ में आ गया कि इक्विवेलेंसी किसको बोल रहे हैं? इसमें स्टेबिलिटी का डिफरेंस कम तो इक्विवेलेंसी इट इज नॉट इक्विवेलेंट, बट फिर भी थोड़ा तो इक्विवेलेंट की तरफ जा रहा है। तो स्टेबिलिटी का डिफरेंस कम तो इक्विवेलेंसी ज़्यादा, और स्टेबिलिटी का डिफरेंस ज़्यादा तो इक्विवेलेंसी कम। और जहाँ पे स्टेबिलिटी का डिफरेंस 0 तो 100% इक्विवेलेंट। तब क्या बोलेंगे? 100% इक्विवेलेंट। इज इट क्लियर? तो अब समझ में आ गया है? तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पाए, व्हाट द मीनिंग ऑफ 100% इक्विवेलेंट RS एंड व्हाट द मीनिंग ऑफ मोर इक्विवेलेंट एंड लेस इक्विवेलेंट? इसको क्या बोलेंगे? इट इज नॉट 100%, बट दिस वन इज व्हाट? मोर इक्विवेलेंट। दिस वन इज व्हाट? लेस इक्विवेलेंट। एग्री? या इन दोनों को क्या बोल सकते हैं? नॉन इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट। बट नॉन इक्विवेलेंट में भी अगर पूछना हो कि किस में ज़्यादा इक्विवेलेंसी है, तो इसमें मोर इक्विवेलेंसी है, इसमें लेस इक्विवेलेंसी है। इज इट क्लियर? चलिए, एक मिनट। आप लोग एग्जाम्पल नहीं लिखे थे क्या? लिख लिए हैं। तो जो मैंने सिखाया उसके बेसिस पे सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर कहाँ रहना चाहिए था? तो रेजोनेंस एनर्जी एक फार्मूला बनाइए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्टेबिलिटी डिफरेंस बिटवीन RS। रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इक्विवेलेंसी। नहीं, इसका मतलब प्रीवियस एग्जांपल जो मैंने 3 सिस्टम बनाया 2-2 घर करके, वो एक्चुअली दोनों घर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो जो मैंने एग्जांपल बनाया उसमें A, B और C में अगर रेजोनेंस का प्रोसेस का अमाउंट ऑफ रेजोनेंस देखना रहता तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस कहाँ पे होगा? A में, उसके बाद B में, सबसे कम C में। वजह एक किसका केस था? 100% इक्विवेलेंट का था। नहीं, अरे क्या था? इट इज नॉट 100%, बट इसको बोलेंगे मोर इक्विवेलेंट। आई को क्या बोलेंगे? लेस इक्विवेलेंट। देखिए स्टूडेंट, बोले जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन RH में ज़्यादा। एग्री है ना? मैं कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन कर रहा हूँ। ये मेरा सिस्टम है, क्या है? और हर सिस्टम में 2-2 RS है, बना है। कितना RS? ये मैंने इमेजिन किया। RS फर्स्ट और RS सेकेंड, और दोनों इसमें भी कितना RS? 2, फर्स्ट एंड सेकेंड। और हर RS का परसेंटेज कंट्रीब्यूशन इन RH यहां पे मैं लिख रहा हूं। क्या लिख रहा है? मैंने ये ऑब्जर्व किया कि A में RS फर्स्ट का RS में कंट्रीब्यूशन 100% है, अब B का 0% है। इसमें इमेजिन किया RS फर्स्ट का कंट्रीब्यूशन 80% है और RS सेकेंड कंट्रीब्यूशन, इसमें इमेजिन किया कि इसका 60% है और इसका 40% है। और इसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि इसका 50% है, इसका 50% है। राइट? तो बताइए सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी का डिफरेंस कहाँ रहा होगा? और सबसे कम स्टेबिलिटी का डिफरेंस
डी। मैक्सिमम रेजोनेंस कहाँ हो रहा होगा? डी में, राइट। अब मिनिमम रेजोनेंस ए में तो रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है। रेजोनेंस होता तो थोड़ा तो इसका कंट्रीब्यूशन रहता। ए में रेजोनेंस हो रहा है क्या? यही 100% है, जो हूँ मैं ही हूँ। मतलब यहाँ पे देयर इज नो रेजोनेंस, यहाँ पे क्या है? तो जस्ट आपको ऐसे ही दिखाने के लिए लिख दिए थे, देयर इज नो रेजोनेंस। ओके, अब बताइए बी और सी में किसमें रेजोनेंस ज़्यादा? बोलिए भाई, बोलना पड़ता है। सी में ज़्यादा, बी में? सी में ज़्यादा। क्यों? कैसे पता चला कि मोर इक्वलेंसी है इसमें? ओके सर, इसका कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस कम है, राइट। इसका मतलब परसेंटेज कंट्रीब्यूशन उसका स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। नहीं, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन क्या रिप्रेजेंट करता है? तो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ आर एस इन आर एस रिप्रेजेंट व्हाट? स्टेबिलिटी डिफरेंस। क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इसमें इसका डिफरेंस कितना है? 20। इसमें डिफरेंस कितना है? इसका मतलब स्टेबिलिटी का पैरामीटर निकल गया, न्यूमेरिकल वैल्यू मोटा मोटी, राइट। 20 का। इसमें स्टेबिलिटी का डिफरेंस कितना है? 60 का। तो कहाँ पे स्टेबिलिटी का गैप ज़्यादा है? यहाँ पे स्टेबिलिटी का गैप ज़्यादा है, यहाँ पे स्टेबिलिटी का गैप कम है। इज इट क्लियर? तो बोलिए यहाँ पे रेजोनेंस क्या होगा? रेजोनेंस एनर्जी मैक्सिमम। और इन चारों में रेजोनेंस एनर्जी का अगर ऑर्डर लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे? डी तो सबसे ज़्यादा, उसके बाद सी, उसके बाद बी। ए में तो हो ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं, ठीक है। हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट? इसको डिलीट कर सकते हैं। देखिए अभी के लिए कुछ बातों पे मेरे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, बाद में प्रूफ कर दूंगा। एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं एरोमेटिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम? तो एरोमेटिसिटी के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटिसिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। क्या बोले? तो आप लोग को लग रहा हो सर नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक साथ एक ही बात होगा। आसमान ज़मीन का डिफरेंस है। जैसे कैसे बोलते थे, नॉन बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को भी अगर 3 पार्ट में करें तो एक हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक हो गया एंटी बॉन्डिंग, और एक क्या था? नॉन बॉन्डिंग। का पढ़ना नहीं है। नॉन बॉन्डिंग का मतलब जो कि ना ही बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना ही डिस्ट्रॉय करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो वैसे ही नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग अलग अलग चीज़ है। तो एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और एक क्या है? एंटी एरोमेटिक। तो पहले से पढ़ के रेडी रहते हैं। तो एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड में एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, इन तीनों में जहाँ पे कंजुगेशन आपको नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है? तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एरोमेटिक सिस्टम में होता है। कहाँ होता है? और उसके बाद कहाँ पे होता है? और सबसे कम कहाँ होता है? एंटी एरोमेटिक। बाद में इस पर डिस्कस करेंगे अंडर द हेडिंग एरोमेटिसिटी। रेजोनेंस के बाद नया जो चैप्टर रहेगा, नेक्स्ट जो पढ़ाऊंगा वो रहेगा चैप्टर का नाम एरोमेटिसिटी।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बोलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाए तो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में सबसे ज़्यादा रिजोनेंस किस में है? याद बात रट जाना है। लेकिन समटाइम्स मान लेते हैं कि 2 सिस्टम है, दोनों एरोमेटिक है। क्या है? दोनों एरोमेटिक है। तब इफ बोथ आर एरोमेटिक, तब देखेंगे मोर नंबर ऑफ मोर एरोमेटिक, एक तो बेसिस ये रहेगा, क्या रहेगा? मोर एरोमेटिक। और ऐसा आप लोग को लग रहा होगा कि सर एरोमेटिक तो एरोमेटिक है, बट एक्चुअली इसमें भी मोर एरोमेटिक और लेस एरोमेटिक होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि जिसमें कि आप मोर एरोमेटिक और लेस एरोमेटिक आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, दोनों का एरोमेटिसिटी इक्वल लेवल का मोटा मोटी मान के चलिए, तब इसमें देखेंगे मोर नंबर ऑफ आर एस। क्या बोले? मोर नंबर ऑफ आर एस और लेस नंबर ऑफ आर एस। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसमें आर एस ज़्यादा डेवलप हो रहा है, इसका तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इन्वॉल्व है, और जिसमें आर एस कम बन पा रहा है उसका तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम इन्वॉल्व है। दिस इज द रीजन कि दोनों में अगर मोर एरोमेटिक और लेस एरोमेटिक आप डिफ्रेंशिएट, एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, इसका मतलब मोर नंबर ऑफ आर एस का मतलब मोर नंबर ऑफ कंजुगेशन से है। किससे है? मोर नंबर ऑफ कंजुगेशन एंड लेस नंबर ऑफ कंजुगेशन। देखिए स्टूडेंट, अब मान लेते हैं कि सिस्टम नॉन एरोमेटिक है। क्या है? तो नॉन एरोमेटिक के बीच में ऐसे कंपेयर करेंगे, इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट। एग्री? पहले क्या देखना है? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो सर अभी कैसे कंपेयर करेंगे? अभी तो एरोमेटिसिटी पढ़े नहीं है, मैं आपको बता दूंगा कि एरोमेटिक नहीं है, राइट। ओपन चेन सिस्टम, इतना तो आप लोग को भी पढ़ाए थे 11th क्लास का एग्जाम पास करने के लिए, नहीं याद है? 4 कंडीशन एरोमेटिसिटी का। पहला क्या था? रिंग होना चाहिए। तो ओपन चेन सिस्टम में तो एरोमेटिक नहीं है। तो नॉन एरोमेटिक में क्या देखेंगे? पहले इक्विवेलेंट और दूसरा में इक्विवेलेंट का मतलब वैसा सिस्टम जिसका हर आर एस इक्वल स्टेबिलिटी का हो। क्या हो? तो इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट क्या रहेगा? एग्री? लेकिन समटाइम्स आपको ऐसा देखना पड़ेगा जिसमें 2 सिस्टम कंपेयर कर रहे हैं और दोनों 100% इक्विवेलेंट सिस्टम है। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देखे थे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 माइनस, एक सिस्टम है, इसके सारे आर एस का स्टेबिलिटी, थोड़ा बहुत तो बोलिए, आप लोग टायर्ड हो गए क्या? सारे आर एस मतलब 2 ही आर एस। यस, तो दोनों आर एस का स्टेबिलिटी सेम। इसमें कितना आर एस? और सारे आर एस का स्टेबिलिटी सेम। तो ये इसका भी सिस्टम क्या है? 100% इक्विवेलेंट। इसका भी सिस्टम क्या है? ये भी इक्विवेलेंट सिस्टम, ये भी इक्विवेलेंट सिस्टम। देन यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। तब उस केस में क्या देखेंगे? किसमें आर एस ज़्यादा, किसमें आर एस कम। समझ गए? तो ऐसा हो सकता है कि आपको किसके साथ सामना हो जाए? इक्विवेलेंट का इक्विवेलेंट के साथ। देन व्हाट? देन हाउ कैन वी कंपेयर? किसमें नंबर ऑफ आर एस ज़्यादा, किसमें नंबर ऑफ आर एस कम रहेगा। एग्री? मोर नंबर ऑफ आर एस एंड लेस नंबर ऑफ आर एस। एग्री ना? तो जिसमें नंबर ऑफ आर एस ज़्यादा रहेगा उसमें रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा, और जिसमें नंबर ऑफ आर एस कम रहेगा उसमें रेजोनेंस एनर्जी कम रहेगा। इसमें भी सेम, ठीक है। मोर नंबर ऑफ आर एस एंड लेस नंबर ऑफ। अब देखिए, बट इसको आप यहाँ पे एक और 2 कैटेगरी में बांट सकते थे। बोलिए कौन सा? नॉन इक्विवेलेंट में एक और टर्म इसके थे, मोर इक्विवेलेंट एंड लेस इक्विवेलेंट, राइट। जिसमें इक्विवेलेंसी ज़्यादा है, इसमें इक्विवेलेंसी
कम है। तो इसके अंदर एक लिख लेते हैं ब्रैकेट देकर, राइट। मोर इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट है, मतलब 100% इक्विवेलेंसी नहीं है, बट फिर भी थोड़ा उसमें एक टर्म यूज करते हैं इक्विवेलेंसी का। कैसे बोलकर? मोर इक्विवेलेंट और लेस इक्विवेलेंट। तो वैसे जिसमें मोर इक्विवेलेंट रहेगा उसमें आर एस के स्टेबिलिटी का डिफरेंस कम रहेगा, तो उसमें रेजोनेंस होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। इसको बढ़िया से इस फ्लो चार्ट को देख लीजिए, ठीक है। और आप बिल्कुल मत घबराइए, इस पर बहुत एग्जाम्पल लूँगा। जैसे लग रहा है ना कि याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल बैठ जाएगा, याद रहेगा पक्का। इस पर इतना एग्जाम्पल प्रैक्टिस किया जाएगा कि याद रहना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आज का क्लास इतना ही रखा जाए। आज के इतना ही। हाँ।